हेलो वैंगशन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम माई कॉन्सर्ट इज अ मैन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ईबो टाइम ट्रेवल करके शाओ डायनेस्टी में पहुंच जाता है। उससे वहां प्राइम मिनिस्टर के यहाँ नौकरी लग जाती है। ईबो प्राइम मिनिस्टर के बगीचे में फूल तोड़ते वक्त एम्पेरियर जैन से मिलता है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो एम्पेरियर है। ईबो को ऐसा ही लग रहा था कि वो एम्पेरियर का बॉडीगार्ड होगा, और जैन भी उससे झूठ बोलता है कि वो एम्पेरियर का बॉडीगार्ड है। तो चलो गाइज, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। ये कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। ईबो उन फूलों को लेकर हुआ फेन के पास वापस चला गया, केवल उसकी डांट खाने के लिए। लानत है तुम पर, एक फूलों का गुच्छा तोड़ने के लिए आपको इतना समय क्यों लग गया? हुआ फेन ईबो के हाथों से फूल छीनते हुए चिल्लाने लगी, जिससे ईबो हिल गया। दरअसल माय लेडी, मैं आपके लिए सबसे अच्छे फूल को चुन रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। ईबो ने उससे झूठ बोला। हुआ फेन ने ईबो की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने बालों में वो फूल लगाने लगी। ओ माय गॉड, एम्पीरियर तो आपकी ब्यूटी से मर ही जाएगा माय लेडी, एक नौकरानी ने हुआ फेन की चापलूसी करते हुए कहा। यस माय लेडी, इसमें कोई भी शक नहीं है कि शाओ डायनेस्टी की क्वीन आप ही होंगी, दूसरी नौकरानी ने उसके साथ जुड़ते हुए कहा। ईबो कोने में खड़े होकर ये सब देख रहा था। उसने अपनी आंखें रोल करने की और हंसने की अपनी इच्छा को कंट्रोल किया। मैं क्वीन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन बेचारा एम्पेरियर इसे देखकर सचमुच मर ही जाएगा, ईबो ने अपने मन में सोचा। तभी अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ वहां आ गया। माय लेडी, प्राइम मिनिस्टर ने आपको एम्पेरियर से मिलने के लिए बुलाया है, उस नौकर ने झुकते हुए कहा। ठीक है, मैं जल्द ही आ रही हूँ, हुआ फेन ने कहा और चलने लगी। उसकी सारी नौकरानियां भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। ना चाहते हुए ईबो को भी उसका पीछा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो उसके लिए अम्ब्रेला पकड़ रहा था। कुछ देर चलने के बाद वे लिविंग रूम में पहुंच गए, जहां प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे। हुआ फेन ने अपने पिता को बो किया। गुड इवनिंग पिताजी, हुआ फेन शहद भरी आवाज में कहने लगी। उसके मेकअप से सने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान छा गई। ईबो तो हुआ फेन को देखकर हैरान रह गया। ये लेडी तो कुछ मिनटों पहले पागलों की तरह चिल्ला रही थी, अब उसे देखो, उसे क्या हो गया, वो पागलों की तरह मुस्कुरा रही है। ईबो ने अपने मन में सोचा। पिताजी, एम्पेरियर कहाँ है? हुआ फेन ने अपनी नकली आवाज में पूछा। एम्पेरियर बगीचे में टहलने के बाद अपने कपड़े चेंज करना चाहते थे, इसीलिए वे अपने रूम में चले गए। चिंता मत करो, वे जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अरे, मैं तो बगीचे में गया था, लेकिन मैंने तो एम्पेरियर को नहीं देखा, ईबो ने अपने मन में सोचा। लेकिन अचानक वो अपने विचारों से बाहर आ गया, जब एक नौकर ने एम्पेरियर की आने की घोषणा की। ईबो ने दरवाजे की ओर देखा। उसने एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आते हुए देखा। अरे, ये तो हैंडसम गग है, ये यहाँ क्या कर रहा है? और एम्पेरियर कहाँ है? ईबो ने अपने मन में कहा। जैन अंदर चला गया और केवल एम्पेरियर के बने गए सीट पर वो बैठ गया, जिससे ईबो और भी चकित हो गया। क्या हैंडसम गग अपने मौत को बुला रहा है? ईबो ने अपने मन में सोचा, लेकिन उसके एहसास पर एक ठंडी बाल्टी मारी गई जब प्राइम मिनिस्टर हुआ और हुआ फेन जैन के सामने झुक गए। गुड इवनिंग योर मैजेस्टी, पिता और बेटी ने एक टोन में कहा। ये वो सिर्फ जैन से एक इशारा पाने के लिए कह रहे थे। ओ माय गॉड, हैंडसम गग एम्पेरियर है, वो भी शाओ डायनेस्टी का। ईबो उन नकली बदसूरत गधे के चेहरों के साथ हिस्ट्री की किताबों को कोसते हुए आश्चर्य में पड़ गया। ईबो अभी भी सरप्राइज में था जब जैन की उस पर नजर पड़ी। उन दोनों की नजर मिल गई और जैन ने उससे एक नटखट स्माइल देते हुए अपने पलक झपकाते हुए देखा, जिससे ईबो के नाक और कान रेड हो गए। लेकिन इससे पहले कि कोई और नोटिस कर पाता और उसने अपने बिहेवियर को कोल्ड एम्पेरियर में बदल दिया। माय लॉर्ड, प्लीज आप ये चाय ले लो, हुआ फेन ने कहा, जिससे ईबो की विचारों की ट्रेन टूट गई।
हुआ फेन ने प्राउड के साथ जहन और उसके पिता को चाय परोसी और फिर वो वापस अपनी सीट पर बैठ गई। और ये सब तब होता है जब ईबो एक बेकार के रूप में वहाँ खड़ा होता है। प्राइम मिनिस्टर हुआ, मुझे शादी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। जहन ने कहा, माय लॉर्ड, आप बस इस सेवक को ऑर्डर दे दो, आपका सेवक आपके लिए कुछ भी करेगा। प्राइम मिनिस्टर झुकते हुए कहा, दरअसल प्राइम मिनिस्टर हुआ, आपकी हवेली के रास्ते में मैं एक शामक से मिला। उस शामक ने मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हारी बेटी से शादी करता हूँ तो तुम्हारी पूरी फैमिली 1 हफ्ते के भीतर मर जाएगी। जहन ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंकाते हुए कहा, माय लॉर्ड, तो हमें अब क्या करना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा और तभी उसकी बेटी भी रोने लगी। चिंता मत करो मंत्री हुआ, उन्होंने मुझे एक रिचुअल भी बताया जिसके द्वारा हम सेरेमनी फिर से शुरू कर सकते हैं। एम्पिरियर जहन की बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर और उसकी बेटी के उदास चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ गई। माय लॉर्ड, आप बस मुझे ऑर्डर करें, आपका ये सेवक आपके लिए कुछ भी करेगा। प्राइम मिनिस्टर ने चहकते हुए कहा, मिनिस्टर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मुझ पर थोड़ा सा एहसान करो। जहन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, माय लॉर्ड, आपको ये मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपका ये सेवक आपके हर ऑर्डर को फॉलो करेगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वो बस अपनी बेटी को एम्परर के गले बांधने के लिए कुछ भी कर सकता है। शामन ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बेटी से शादी करने से पहले मुझे तुम्हारे घर के एक अनमैरिड टीनेज मेल सर्वेंट के साथ शादी करनी होगी, उसके बाद वो कर्ज खत्म हो जाएगा। सच में? जहन ने कमरे में सभी लोगों को चौंकाते हुए कहा। ईबो ने जहन के बयान पर थपथपाने लगा, मैंने तो अपनी हिस्ट्री की किताबों में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐश, जाने दो, उन बेकार किताबों में सब कुछ गलत है। ईबो ने अपने मन में सोचा, माय लॉर्ड, तो आप मुझसे ये कह रहे हो कि अगर आप मेरे घर में से किसी अनमैरिड मेल सर्वेंट के साथ शादी करोगे तो उसके बाद आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हो? प्राइम मिनिस्टर ने एम्पिरियर जहन की बातों को कंफर्म किया। हाँ प्राइम मिनिस्टर, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। जहन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। प्राइम मिनिस्टर की नजर कमरे में इधर उधर घूमने लगी। तभी उसकी नजर ईबो पर पड़ गई। तुम लड़के यहाँ आओ। प्राइम मिनिस्टर अचानक ईबो की ओर इशारा करते हुए चिल्लाने लगा, जिससे ईबो चकित हो गया। मास्टर, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? ईबो ने संदेह के साथ पूछा। नहीं तो क्या, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ईबो धीरे धीरे और घबराहट के साथ प्राइम मिनिस्टर की ओर चला गया और उसके सामने बो किया। ए लड़के, तुम्हारी उम्र क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। मास्टर, मैं 19 साल का हूँ, ईबो ने जवाब दिया। लड़के, क्या तुम्हारी कोई सगाई हो गई है? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। नहीं मास्टर, मेरी अभी तक कोई भी सगाई या शादी नहीं हुई, ईबो ने कहा। ईबो की बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर ने एम्पिरियर जहन की ओर देखा, जिसकी आंखों ने भी ईबो को अभी तक नहीं छोड़ा। माय लॉर्ड, क्या ये लड़का ठीक है? प्राइम मिनिस्टर ने पोलाइटली पूछा। एम्पिरियर जहन ने ईबो को सिर से पांव तक देखा। हाँ प्राइम मिनिस्टर, ये लड़का बिल्कुल सही है, एम्पिरियर जहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एम्पिरियर की बातों से ईबो चौंक गया, वो खामोश हो गया, वो पूरी तरह से टूट गया। वो सिर्फ 19 साल का है और इन अजनबियों ने उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी भी तय कर दी। वो बस टेम्पररी शेल्टर चाहता था, जब तक कि वो अपने घर जाने का कोई रास्ता नहीं खोज लेता तब तक। यहाँ तक कि उसने यहाँ कठोर ऑर्डर का फॉलो भी किया, जिसे उसने अपने लाइफ में कभी भी नहीं किया। वो सिर्फ अपने प्रोफाइल रखने के लिए यहाँ अच्छे होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन कहीं से उसकी एंगेजमेंट एम्पिरियर के साथ तय हो गई। लेकिन माय लॉर्ड, ईबो कुछ कहने ही वाला था, तभी ईबो को कट कर दिया। लेकिन क्या आप एम्पिरियर के सामने अपने मुंह खोलने की हिम्मत करते हैं? तुम छोटे नौकर हो, तुम्हें यहाँ एक बेच की तरह भौंकने का कोई भी अधिकार नहीं है, हुआ फेन ने चिढ़कर कहा। लेडी हुआ फेन, मैं आपको याद दिला दूं कि अब वो नौकर नहीं है, उसकी मेरे साथ एंगेजमेंट तय हो गई है। वो मेरे साथ उसी तरह से है जैसे आप है, इसीलिए उससे रिस्पेक्ट से बात करो, जहन ने दृढ़ स्वर में कहा।
जहन के टोन को सुनकर प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत झुककर अपने बेटी को भी ऐसा करने का संकेत दिया। माय लॉर्ड, वो सच में बहुत भोली और मासूम है, इसीलिए उसने वही कहा जो उसे सही लगा। प्लीज माय लॉर्ड, उसे क्षमा करे। प्राइम मिनिस्टर झुकते हुए कहा। तो ठीक है, तो ये तय हो गया कि वैंग यीबो मेरी चौथी पत्नी होगी। अब वो मेरे साथ मेरे महल में आएगा, जहन ने ऑर्डर दिया। माय लॉर्ड, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। हाँ प्राइम मिनिस्टर, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जहन ने कहा। माय लॉर्ड, ये लड़का आपकी चौथी पत्नी कैसे हो सकता है? आपकी चौथी पत्नी तो मेरी बेटी है ना? प्राइम मिनिस्टर हुआ ने पोलाइटली पूछा, ताकि वो एम्पिरियर को गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। अरे हाँ प्राइम मिनिस्टर हुआ, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल ही गया। उस शामन ने मुझसे कहा था कि अगर 2 दिनों में मैं किसी लड़की के साथ शादी नहीं करता तो मैं आपकी बेटी से किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगले 2 दिनों में मैं इस लड़के के साथ शादी करने वाला हूँ। इसीलिए ये लड़का मेरी चौथी कॉन्सर्ट होगा और आपकी बेटी 5वीं। क्या अब आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? जहन ने कहा। नहीं माय लॉर्ड, अब सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। गार्ड्स, कैरेज तैयार करो, मैं अपनी प्राइड के साथ महल वापस जाऊंगा। जहन ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया। उसकी आंखें अभी भी ईबो को नहीं छोड़ती। एम्पिरियर जहन ने ईबो को छोड़कर सभी को बर्खास्त कर दिया। इस पूरे समय में ईबो का सिर नीचे ही था। वो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। अगले 2 दिनों में उसकी शादी एक आदमी से है और वो इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है। वो इस शाओ डायनेस्टी का एम्पिरियर है और अब उसे एम्पिरियर के कॉन्सर्ट के रूप में एम्पिरियल पैलेस में ले जाएगा। जहन ईबो के पास गया और उसके सामने खड़ा हो गया। ईबो ने तब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जब तक कि जहन ने उसकी चिन नहीं पकड़ी। जहन ने ईबो की आंखों में देखने के लिए ईबो की चिन पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाया। ईबो, क्या तुम खुश नहीं हो? जहन ने जेंटल वॉइस में कहा। इस वजह से ईबो के घुटने कमजोर हो रहे हैं। लेकिन माय लॉर्ड, मैं एक आदमी हूँ, ईबो ने जवाब में कहा। अपने सामने इस आदमी की आवाज सुनकर ईबो अंदर से हाइपरवेंटिलिंग कर रहा था, लेकिन बाहर से उसने ये नहीं दिखाया। ईबो, मैं ये जानता हूँ और तुम सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो, एम्परर ने एक स्माइल के साथ कहा। लेकिन माय लॉर्ड, ईबो कुछ कहने ही वाला था, तभी जहन ने उसे कट कर दिया। ईबो, मेरी बात सुनो, तुम अपने उस सो कॉल्ड मास्टर का आदेश फॉलो नहीं करना चाहते, है ना? जहन ने धीरे से कहा, जिस पर ईबो ने अपना सिर हिलाया। ईबो, तो इसके बारे में सोचो। अगर तुम मेरी वाइफ बन जाती हो तो कोई भी तुम्हें ऑर्डर नहीं दे सकता और तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम चाहते हो। जहन ने उसी तरह से कहा जैसे माता पिता अपने बच्चे को एक चॉकलेट की रिश्वत देते हैं। ईबो ने इसके बारे में सोचा। सच में ये सौदा इतना बुरा नहीं है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मैं ढेर सारा डिलीशियस खाना खा सकता हूँ और मुझे किसी का भी ऑर्डर फॉलो नहीं करना पड़ेगा और शायद मुझे अपने घर वापस जाने का रास्ता भी मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि एम्पिरियर में मुझ में दिलचस्पी है, ये तो सिर्फ उस स्टूपिड रिचुअल के लिए किया जा रहा है। इसके बाद एम्पिरियर मेरी तरफ देखेगा भी नहीं और एम्पिरियर के पास पहले से ही बहुत सारी पत्नियां और कंकुबाइन भी है और वो छड़ी की तरह सीधा है, इसीलिए मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ईबो ने अपने मन में सोचा। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। ईबो ने बहुत कुछ सोचने के बाद फाइनली कुछ कहा। ईबो के फैसले को सुनकर जहन अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था। ईबो, चलो चलते हैं, जहन ने कहा। जो हुक्म मेरे मास्टर, ईबो ने झुकते हुए कहा। ईबो, बस तुम मुझे गग या जहन को बुलाओ जैसा तुम मुझे पहले बुला रहे थे, ये अच्छा लगता है। जहन ने चहकते हुए ईबो को चौंकाते हुए कहा। क्या इस तरह से कहना ठीक होगा? मेरा मतलब है कि क्या ये रूड नहीं होगा? ईबो ने कंफ्यूज होकर पूछा। नहीं ईबो, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, तुम्हारी ओर से कुछ भी रूड नहीं हो सकता, जहन ने मुस्कुराते हुए कहा। जहन को मुस्कुराता हुआ देखकर ईबो की धड़कनें तेज हो गई। ठीक है जहन गग्गा, ईबो ने शर्माते हुए कहा। चलो बॉडी चलते हैं, हम अपने पैलेस जाएंगे। जहन ने ईबो का हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे कैरेज की ओर ले गया।
वे दोनों एक साथ कैरेज में बैठ गए और एक दूसरे को देख रहे थे और गाड़ी धीरे धीरे इम्पीरियल पैलेस की ओर चलने लगी। अभी नया एडवेंचर आने वाला है, ईबो ने अपने मन में सोचा। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।